हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी वहां पर फेडरल सिस्टम सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन ही सफिशिएंट नहीं है। इफ द फेडरल experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. हमारे देश में एक क्लियर संविधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि किनका अधिकार क्या है और उनका कार्यक्षेत्र क्या है। लेकिन इससे अतिरिक्त जो हमारे देश के डेमोक्रेसी का नेचर है, यहाँ के फेडरल सिस्टम का जो नेचर है, वो भी यहाँ के फेडरल सिस्टम के सफलता का एक मेन कारण है। दिस इंश्योर्स दैट ए स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियाज इन आवर कंट्री। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अतिरिक्त जो चीजें देखने को मिलती हैं वो है एस्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, यानी लोगों में संघवाद की भावना है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधताओं के प्रति सम्मान की भावना है, और डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और एक साथ रहने की इच्छा शक्ति है। ये तीन चीजें हैं जो भारत के फेडरल सिस्टम को सफल बनाती हैं। अब इसे हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? तो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषाओं पे आधारित राज्य। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में जनतांत्रिक राजनीति के टेस्ट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट है, यानी यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया है। इफ यू लुक एट the political map of India when it began its journey as democracy in 1947 and that of 2017, you'll be surprised by the extent of changes. अगर आप भारत के पॉलिटिकल मैप देखें तो आपको 1947 एंड 2017 के मैप में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आप सरप्राइज हो जाएंगे। Many old states have vanished. बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स हैं जो समाप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। Many new states have been created. और कई नए स्टेट्स बनाए गए हैं। Areas, boundaries, names of the states have been changed. एरिया भी बदले हैं, बाउंड्रीज भी बदले हैं और बहुत सारे स्टेट्स के नाम भी बदल गए हैं। In 1947, the boundaries of several states of India were changed in order to create a new states. 1947 में कई राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। जो पुरानी सीमाएं थी उन्हें बदल करके उनकी नई सीमा निर्धारित कर दी गई। And this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. और ये ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये था कि एक राज्य में रहने वाले लोग एक भाषा बोलने वाले हों, यानी भाषा के आधार पर यह बाउंड्री डिसाइड किया गया। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. कुछ स्टेट्स को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनके कल्चर, उनकी एथनिसिटी और वहाँ की जियोग्राफी के आधार पर बनाया गया। ऐसे स्टेट्स में नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड ये स्टेट्स हैं। ये इंडियन पॉलिटिकल मैप आप देख सकते हैं। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों के फॉर्मेशन शुरू की गई तो बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध किया था। बहुत सारे लीडर्स को इस बात की डर सता रही थी कि इससे देश में बंटवारे हो सकते हैं। The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states
has actually made the country more united. लेकिन आज लगभग 70 साल से अधिक बीत जाने के बाद हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का यह निर्माण बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि इससे हमारे देश में यूनिटी और बढ़ी है. इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और शासकीय कार्यों में भी इससे काफ़ी आसानी हुई है. लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा से संबंधित नीतियाँ. द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. इंडियन फेडरलिज्म का जो सेकेंड टेस्ट है वो है यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव ए स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज. हमारे देश में किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस. भारत में केवल 40% लोगों का ही यह मदर टंग है. Therefore, there was many safeguard to protect other languages. इसलिए दूसरे भाषाओं को भी प्रोटेक्ट करना उतना ही आवश्यक था. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by Constitution. भारत में हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है और इन्हें भारत के संविधान में लिखा गया है. A candidate in an examination conducted for central government positions may opt to take the examination in any of these languages. अगर कोई स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्जाम दे रहा हो तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को एडॉप्ट कर सकता है. States too have their own official languages. राज्यों की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं. Much of the government work takes place in the official language of concerned states. अधिकांश राज्यों में वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में वहाँ के ऑफिसेस में वर्क हुआ करते हैं. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in sparing the use of Hindi. श्रीलंका से बिल्कुल डिफरेंट हमारे देश के नेताओं ने भाषा के प्रयोग के प्रति काफी सचेत रहे. According to the Constitution, the use of English for official purposes was to be stopped in 1965. अंग्रेजी भाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल को 1965 में रोके जाने का प्रस्ताव लाया गया था. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. बहुत सारे राज्यों में यह डिमांड किया गया कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू रखा जाए. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म. तमिलनाडु में तो यह मूवमेंट वायलेंट भी हो गया था. द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो रेस्पॉन्स दिखाया वो काफ़ी सराहनीय रहा. गवर्नमेंट तैयार हो गई, एग्री हो गई कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होगा. मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट. बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस फेवर ने जो इंग्लिश स्पीकिंग एलिट है यानी अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनका ये फेवर करता है. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया. हिंदी को प्रमोट करना भारत की ऑफिशियल पॉलिसी रही है. प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. प्रमोशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप दी जाए जहां पर लोग हिंदी नहीं बोलते हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई गई वह भारत में श्रीलंका के समान सिचुएशन क्रिएट होने से रोकता है. हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा अपनाई गई इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हमें श्रीलंका जैसा सिचुएशन फेस करने को नहीं मिला. सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध.
Restructuring the central-state relation is one way in which federalism has been strengthened in the practice. फेडरलिज्म को मजबूत करने में सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना भी काफी महत्वपूर्ण रहा है. हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. Constitutional arrangements जो पावर शेयरिंग का है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कैसे रूलिंग पार्टीज और लीडर्स इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंट्रल एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. लंबे समय तक भारत में देखने को मिला कि एक ही पार्टी की सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट में भी थी और उसी पार्टी की सत्ता स्टेट्स में भी थी. This meant that state government did not exercise their rights as autonomous federal units. इसका अर्थ ये था कि जो स्टेट की सरकारें हुआ करती थीं वो इंडिपेंडेंट फेडरल यूनिट्स के रूप में वर्क नहीं कर पा रही थी. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करती थी और उसके पावर को रिड्यूस कर दिया करती थी. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. ऐसा भी देखने को मिलता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया करती थी क्योंकि यह सरकारें उनके पार्टी की नहीं बल्कि उनके प्रतिद्वंदी पार्टी की हुआ करती थी. This undermined the spirit of federalism. तो यह जो सिस्टम था ये फेडरलिज्म को अंडरमाइन कर रहा था, फेडरलिज्म के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहा था. All this changed significantly after 1990s. 1990 के बाद इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. यही वो पीरियड है जब राज्यों में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ गए. This was also the beginning of the era of coalition government. और ये एक नया एरा का शुरुआत था जिसको हम कोalition governments कहते हैं यानी गठबंधन की सरकार कहते हैं. At the center, since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी उस कंडीशन में बड़े बड़े पार्टियों को एक साथ मिल करके सरकार बनानी पड़ रही थी. वे एक साथ मिलते थे, उनमें अलायंस हुआ करता था और फिर मिलकर सरकार चलाते थे. This led to a new culture of power sharing and respect for autonomy of a state government. और इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी काफ़ी अधिक बढ़ गई और पावर शेयरिंग का जो कल्चर था वो और सुदृढ़ हो गया. This trend was supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss a state government in an arbitrary manner. इस ट्रेंड को विशेष सपोर्ट तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन दे दिया. सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अब स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना लगभग असंभव हो गया. फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. फेडरल पावर शेयरिंग आज ज़्यादा इफेक्टिव है पहले की तुलना में. जब भारत में आज़ादी मिली थी, नए नए संविधान लिखे गए थे, उस समय जो फेडरेशन हुआ करता था, उस समय जो पावर शेयरिंग हुआ करता था, उससे ज़्यादा बेहतर पावर शेयरिंग वर्तमान समय में देखने को मिलता है. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. भारत की भाषाई विविधता पर यह कंटेंट दिया गया है.
How many languages do we have in India? The answer depends on how one counts. The latest information that we have is from the Census of India held in 2011. This census recorded more than 1300 distinct languages which people mentioned as their mother tongue. 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 1300 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं. These languages were grouped together under some major languages. बड़े बड़े भाषाओं में कुछ भाषाओं को एक साथ ग्रुप किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मेनी अदर्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी. इन भाषाओं को जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, इन सभी भाषाओं को हिंदी के अंतर्गत रखा गया है. Even after this grouping, the census found 121 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 8th schedule of Indian Constitution and are therefore called scheduled languages. 121 लैंग्वेज में से इनमें से जो 22 सबसे महत्वपूर्ण भाषाएं थी उन्हें भारत के संविधान में भी इनलिस्ट किया गया है. इस 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के रूप में जाना जाता है. अदर आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. जो बाकी भाषाएं बचती हैं उन्हें नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है. इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड. लैंग्वेज के संबंध में भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा विविधताओं वाला देश है. A look at enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of majority of our population. बगल में जो ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को देख करके यह स्पष्ट होता है कि कोई भी एक भाषा भारत के मेजोरिटी का भाषा नहीं है. यानी कोई भी भाषा भारत में 50% से अधिक लोग नहीं बोलते हैं. The largest language Hindi is the mother tongue of only 44% ऑफ इंडियंस. हिंदी केवल 44% इंडियंस के द्वारा बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है. इफ वी ऐड टू दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकंड और थर्ड लैंग्वेजेस, द टोटल नंबर वाज स्टिल लेस देन 50% इन 2011. अगर हम उन लोगों को भी इसमें शामिल कर दें जो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को जानते हैं, तो भी ये आंकड़े 50% से कम ही रहता है. As for English, only 0.02% of Indians recorded it as their mother tongue. भारत में केवल 0.02% इंडियंस हैं जो मदर टंग के रूप में अंग्रेजी बोलते हैं. Another 11% knew it as second and third language. केवल 11% लोग हैं जो अंग्रेजी को सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में जानते हैं. यहाँ जो टेबल दिया गया है, इस टेबल को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसे देख करके समझ सकते हैं. लैंग्वेज और उसके जो परसेंटेज स्पीकर्स हैं वो यहाँ दिखाया गया है. जैसे असमीज 1.26%, बंगाली 8.03%, बोडो 0.12%, डोंगरी 0.21%, गुजराती 4.58, हिंदी 43.63. हिंदी सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है. देन कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली. इस तरह से हम देख सकते हैं सारी भाषाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है. यहाँ नेपाली भी बोली जाती है जो 0.24% लोग यहाँ बोलते हैं. संस्कृत बोलने वाले लोगों का संख्या यहाँ पर नील दिखाया गया है.